अभी मैं मौजूद हूँ पटियाला हाउस के एडवोकेट जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मिथिलेश जायसवाल जी, इनके पास हूँ और अभी बात करते हैं कि अभी महिलाओं को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अभी क्या कुछ चल रहा है, क्या अमेंडमेंट हुआ है या फिर क्या कोई एक्ट है जिसके तहत कोई कार्रवाई की जा सकती है। जैसे कि अभी एक केस आया है हाथरस हाथरस का एक केस आया है मनीषा का, और रिगार्डिंग उसी की बात करते हैं सर से। तो सर बताइए कि मनीषा का जो केस है अभी, जैसे कि मनीषा का गैंगरेप केस हुआ है, तो उसमें डिले क्यों हो रहा है? क्या दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, इतना लेट क्यों हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, जो कानून व्यवस्था है देश में वो अपना काम कर रहा है और कानून करता है, लेकिन आज ये बहुत दुखद है कहना कि सरकारें इस तरीके से इतनी असंवेदन हो गई हैं, असंवेदनशील। मुझे ये लगता है कि सरकार को ये समझना चाहिए कि वो क्या रहा है। जब ये रेप के डेफिनेशन पे अभी टिके हुए हैं, क्या इनके पास कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं है? मैं नहीं मानता कि कोई इनको सलाह देने वाला नहीं होगा जो इतनी बड़े तंत्र चला रहे हैं कि रेप की डेफिनेशन क्या है। आईपीसी में अब जब आप सेक्शन 376 देखेंगे, उसमें गैंग रेप सेक्शन 376 डी के डेफिनेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्लियर कट एक रेप का केस है। और डेफिनेशन के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं तो आप ये समझिए कि रेप के लिए पेनिट्रेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, और ये हमारा लॉ कहता है साहब। और ये लोग सबसे बड़ा क्वेश्चन जो उठा रहे हैं कि रेप हुआ ही नहीं, तो ये अपने आप में बहुत दुखद है। इसके लिए मैं खुद से क्वेश्चन करता हूँ। मैं नहीं समझता कि अब सरकार इतनी संवेदनशील है जिससे कोई क्वेश्चन पूछा जाए या उस योग्य है कि हम उस पर कुछ भी भरोसा करके कुछ पूछ सके या अपनी बात कर सके। अगर आप बात करने जाएंगे तो आपसे कोई बात नहीं करेगा। आप प्रोटेस्ट करने जाएंगे, वो सीआरपीसी का 144 सेक्शन लगाकर आपको वहाँ बाढ़ कर देंगे। अगर आप फिर भी वहाँ जाएंगे, आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। ऐसी दमनकारी सरकार आज़ादी के बाद आज तक कभी पूरे देश में नहीं आई। मोदी जी से लोगों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ये दुखद है, अत्यंत दुखद है कि मोदी जी ने एक शब्द इस पे नहीं बोला। वो क्यों मौन हो जाते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी। युवाओं को आपसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन आज आप मौन क्यों हैं? मनीषा के लिए और इस तरीके की जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, रेप की घटनाएं और अन्य घटनाएं, सुसाइड का केस आप देख लीजिए, ये कोई अलग घटनाएं नहीं है, लेकिन इसके लिए आप प्रधान सेवक अपने आप को कहते हैं। तो अगर आप सेवक हैं तो आप जवाब दीजिए। अगर आप हमारे सच में प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी के या किसी प्रोपेगेंडा के आप हिस्सा नहीं हैं, अगर आप प्रधानमंत्री हैं और इस चुनी हुई सरकार से आए हैं, तो आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि क्या ये रेप है कि नहीं है। अब ये मैं अपने आप से पूछूं या मोदी जी से पूछूं? दूसरी बात, रेप की ये जो घटनाएं घट रही हैं, सरकार, कितनी सरकारें आई और चली गई, इस पे बहुत सारे कानून बने, अमेंडमेंट्स आए 2013 में। जो 2012 में घटनाएं घटी थी, 2013 में क्रिमिनल लॉ एक फास्टेस्ट अमेंडमेंट बना, कमेटी बना, रिटायर्ड जस्टिस JS वर्मा रिपोर्ट आई, उसमें बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली रेप के ऊपर सारा चीज़ क्लियर है कि क्या रेप होगा क्या नहीं होगा, उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। और मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स है जिसको मैं यहाँ पे साइट कर रहा हूँ। एक परविंदर अलियास लाकड़ा पोला वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2014 का केस है। वाहिद खान वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2010 का केस है। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस बबलू नाथ 1994 का केस है। तारकेश्वर साहू वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2013। इस तरह की तमाम केसेज हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, मैं इसका बहुत प्रिसाइज आपको पहले इंग्लिश में बोलूँगा, फिर इसका हिंदी में आपको अनुवाद कर देता हूँ। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो बोलता है, जो रेप का डेफिनेशन में, एक रेप जो होता है उसमें क्या चीज़ें होंगी कि वो रेप माना जाएगा, तो इसमें एकदम क्लियरली बोला है कि पेनिट्रेशन, वेजाइनल एंट्री इज़ नॉट इसेंशियल टू कॉन्स्टिट्यूट रेप एंड इवन penal access towards vagina without there being any entry of penis into the vagina would constitute rape. If penis gets physical contact in that process of access with any of the external portion of the female genital organ such as vulva, labia majora, etc., an attempt at penetration into vagina would amount to accessing of the vagina and even a slightest
penetration into vulva or labia majora would constitute rape. Although there would be no vaginal penetration in such cases, penetration of the male genital organ within the labia majora or the vulva with or without any emission of semen or even an attempt to at penetration into the private part of the victim completely, partially or slightly would make out the offense under section 376 IPC. And one more thing I must highlight here, ejaculation is not necessary to constitute this offense, this rape. अब मैं इसको हिंदी में बता दूं कि पेनेट्रेशन उसमें वो अगर वो उसके दिमाग में और उसके हरकत से पता लग रहा है वो ज़बरदस्ती कर रहा है तो उसमें वो रेप कंसीडर होगा, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। इस वीडियो को बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे होंगे जो माइनर होंगे, शायद उस बातों को वो ना समझ पाएँ, इसी वजह से मैं इसको आपको लीगल टर्म में बताना चाहता हूँ कि रेप का डेफिनेशन क्लियर है, जिसमें आपके साथ सेक्सुअल ऑफेंस जो पेनेट्रेशन है वो होना ज़रूरी नहीं है। दूसरा, इजैकुलेशन ऑफ सीमेन इज़ नॉट नेसेसरी, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रूविंग दिस केस। जो यूपी पुलिस क्लेम कर रही है आज की डेट में कि ये रेप है ही नहीं। मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, बहुत साधारण है कि आपने बहुत सारे इससे पहले भी रेप के केसेस आपके पास रिपोर्ट हुए होंगे और ऑलमोस्ट पिछले महीने से तो हर रोज़ आपके पास केसेस आ रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि रेप का डेफिनेशन क्या है आपके हिसाब से? रेप के पीछे का जो हर एक उसका फिलॉसफिकल एक मतलब होता है, हर जो जूरिस्प्रूडेंस, तो क्या रेप के जूरिस्प्रूडेंस को ही आप बदल देना चाहते हैं? आपको ये जवाब देना पड़ेगा। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहना चाहता हूँ। दूसरा, जो ये रात को जला देने की घटना है उसके बॉडी को, ये सिर्फ उसका वो क्रियाक्रम नहीं था, आप ये समझिए कि वो एक पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश थी कि उस एविडेंस रहेगा नहीं। अब उसके खाक से क्या, उसके राख से क्या खाक मिलेगा? खाक के अलावा आप ढूंढ भी क्या सकते हैं? आप कैसे प्रूफ करेंगे कि वो रेप था या नहीं था? तो जिस तरीके से हमारे माननीय अदालत इस पे कार्यवाही कर रहे हैं वो सराहनीय है। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि उसके ऊपर बहुत गंभीरतापूर्वक इसको जल्द से जल्द इस कार्यवाही को पूरा करें और लोगों के सामने एक हमारे जुडिशरी का जो लोगों को भरोसा है, आज के दिन में भी एक छोटी से बड़ी घटनाएं होती हैं, लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा। इसका मतलब है कि लोगों को आज के डेट में न्याय प्रक्रिया पे भरोसा है। तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरा दरख्वास्त है कि इसके ऊपर सुओ मोटो कॉग्निजेंस इस चीज़ में लें कि ये जो रात में उसकी बॉडी जलाई गई, दूसरा वहाँ पर उनके घर के पास जो, जैसे आप पत्रकार भाई बहन हैं, वो जा रहे हैं वहाँ पर, उनके साथ जो बर्बरता व्यवहार किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है? ये अंग्रेज़ों से ज़्यादा बर्बर हो गए। मीडिया पर लाठीचार्ज हुई है, मीडिया पे लाठीचार्ज हुई है, एंट्री नहीं होने दे रहे और उस जिस महिला पत्रकार को चोर बोला जा रहा है। बिल्कुल। और ये इस तरीके का मेरे साथ दुखद ये है कि मेरे कुछ साथी जो बीजेपी और आरएसएस विंग से जुड़े हुए हैं, वो लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, भाई साहब आपको भी कुछ पैसे मिले हैं क्या विदेश से? तो मैं उन लोगों को आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, कोई पैसे नहीं मिले साहब, हमारा जमीर जिंदा है। पैसे आपको मिले होंगे इस बात को फैलाने के लिए कि ये अफवाह फैला दो कि ये रेप नहीं है और बाहर से सरकार के विरोध में ये एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है सरकार को डिसमेंटल करने के लिए। आप आम जनता को बेवकूफ़ समझना, बेवकूफ़ बनाना बंद कर दीजिए। वो दिन दूर नहीं है कि आप फिर उसी रास्ते से चुनने के लिए वापस से इलेक्शन में आएंगे। और बिहार में ये इलेक्शन है और बिहार का इलेक्शन आपको बताएगा कि लोकतंत्र क्या होता है। क्या कोई एक्ट ऐसा भी बनाया कि सबूतों से छेड़छाड़ करने को, सबूत मिटाने के लिए भी कोई एक्ट बनाया गया है? हाँ, हमारे पास कानून में हमारे आईपीसी में अपने आप में सीआरपीसी है, हमारे पास पूरा क्रिमिनल मैनुअल है जिसमें आपका सीआरपीसी है, आईपीसी है और एविडेंस है। अब सीआरपीसी क्या है वो पूरा प्रोसीजर बताता है। जो 201 आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता का 201 धारा, उसमें अगर आप किसी भी एविडेंस जो उसके तथ्य उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, आपको मैं बता दूं, और इसमें सज़ा भी होगी, कॉग्निजेबल ऑफेंस है।
तो इसके लिए अलग किसी कानून की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, आज के डेट में लोग हर चीज़ को बोल रहे हैं कि नया कानून, नया कानून। अरे नया कानून क्या होता है? जो कानून है अगर ठीक से आप उसको इम्प्लीमेंट, इसके जो एजेंसीज है जो इसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं, ये उनके हाथ में है न्याय व्यवस्था बनाना। हम नया कानून बना दें और जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, या वो नहीं करना चाहते किसी पॉलिटिकल रीज़न से, किसी सुपीरियर के प्रेशर से, तो फिर कोई भी कानून आप बना लीजिए वो विफल है। और एक चीज़ मैं इसमें जोड़ के बताना चाहूँगा, इसके ऊपर कितना भी कठोर कानून बना लीजिए, इस तरह की घटनाएं तब तक नहीं रुक सकती जब तक दो तरीके से हम काम नहीं करेंगे। पहला, जो हमारा जो सिस्टम है, जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, उन लोगों को संवेदनशील बनाना, उन लोगों को सेंसिटिव बनाना कि इस तरह की घटनाएं कोई यूं ही नहीं किसी के पास चला जाता। इस तरीके का घिनौना आरोप भी अगर लग जाए कि किसी के साथ रेप हुआ है, तो आज के डेट में हम लोग ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर रेप हो जाने के बाद उस विक्टिम से क्वेश्चन किया जाता है, उसके कैरेक्टर के ऊपर लोग क्वेश्चन उठाते हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं कि कोई अपने ऊपर रेप का आरोप झूठा यूं ही लगा लेगा? तो ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। लोगों को समझना चाहिए कि कोई कितना पीड़ित होगा कि जो रेप के जैसे लालछन को अपने ऊपर लगा रहा है। तो मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप कृपया करके इस तरह की बर्बरता न दिखाएं, इतना असंवेदन ना हो कि लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ जाए और आपके खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़नी पड़ जाए। ऐसा ये केस और आ रहा है, अभी एक सुसाइड केस भी आ रहा है मनीष वैसला का। मनीष वैसला जो कि रोहनी में रहता है, जिसने साहब आप देखिए, अगर रेप की बात की जाए ना, तो लॉ में तो इस तरीके से नहीं लिखा गया है कि सेपरेट कोई रेप मेन के लिए है। लेकिन अगर आप सेक्शन 377 में जाएंगे, अननेचुरल ऑफेंस, तो अगर किसी व्यक्ति के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो भी एक सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट मेन भी है, लेकिन वो रेप में नहीं होता है। लेकिन अगर आप बात चिल्ड्रन की करेंगे तो चिल्ड्रन में रेप आता है। तो पॉस्को एक्ट उसके लिए बना हुआ है, स्पेशल एक्ट है। तो आप ये देखिए, जो इसके साथ मनीष वैसला के साथ हुआ, अमन वैसला के साथ जो हुआ, वो एक घटना इस तरीके की सुसाइड की कि पहले दो लोगों में कंसेंचुअल सेक्स होता है। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, सेक्स सही है गलत है, हम आज उसके ऊपर डिबेट करने के लिए नहीं आए, लेकिन कानूनी रूप से दो एडल्ट कंसेंचुअल रिलेशनशिप बना सकते हैं। लेकिन अगर बाद में उसी को ब्लैकमेल करके, जो यहाँ पर वैसला साहब का बात है, ये बहुत दुखद है हमारे देश में कि किसी व्यक्ति को, विक्टिम के बात को सुने बगैर, या हम पहले से अपना प्री कंसीव नोशन बना लेते हैं, कह रहे ये ऐसा किया होगा, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो जो सेक्स का एक टैबू हमारे दिमाग में भर गया है, मैरिज को लेके, इंटरकास्ट मैरिज हो गए, सेक्स हो गए, ये सब कोई एक इस तरह के नहीं अमानवीय घटना नहीं है। ये सब मानव जाति का एक हिस्सा है जिससे हमारा देश और ये बढ़ता है। लेकिन हाँ, हमारे संस्कार हैं, एक सोसाइटी का अपना सिस्टम है, हम लोग उस हिसाब से चलते हैं। लेकिन सोसाइटी का हिस्सा ये भी हमें मान लेना चाहिए कि घटनाएं घटती हैं, घटती रहेंगी। उसको रोकने के लिए सरकार एक टास्क फोर्स बनाए, जो डेडिकेटेड टास्क फोर्स हो, इतनी सेंसिटिव हो कि लोगों की भावनाओं का कद्र कर सके। इस तरह की जो घटनाएं घटती हैं, ये मर्डर से भी ज़्यादा हीनियस क्राइम है। सर एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा मैं उससे पहले बस ये बोल दूं कि मर्डर होने के बाद तो व्यक्ति एक बार मरता है, परिवार कुछ दिन दुख मनाता है, पूरी ज़िंदगी उसका शोक रहता है। लेकिन इस रेप की घटनाओं के बाद पूरी सोसाइटी कई दिनों तक मरती है। उसका परिवार को तो पूछिए मत साहब। आप कभी रेप विक्टिम के घर वालों से कुछ महीनों के बाद जाके मिलिए, सालों के बाद जाके मिलिए, उन लोगों की मनोदशा देखिए क्या है। अब आप पूछिए। तो सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे कि अमन वैसला का जो सुसाइड केस आ रहा है अभी, आजकल वीडियो भी वायरल हो रहा है मीडिया पे, तो इसमें क्या है कि उसने सारे प्रूफ दिखाए हुए हैं, वीडियो में सारे प्रूफ दिए हैं। सुसाइड करने से पहले इसने अपना पूरा 34 मिनट का वीडियो बनाया है, तो सारे सबूत दिए हुए हैं। उसके बाद क्या कुछ इस पे एक्शन हो सकता है दोषियों के खिलाफ? हाँ देखिए, एक सुसाइड नोट होता है, एक डाइंग डिक्लेरेशन होता है। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उसके ऊपर कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता। एविडेंस एक्ट में जब हम सेक्शन 32 में जाएंगे तो उसमें कंक्लूसिव प्रूफ है वो, कि अगर वो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है, इट इज़ अ डाइंग डिक्लेरेशन, क्योंकि वो मरने से पहले 30-32 मिनट 35 मिनट का उन्होंने वीडियो डाला है। तो इस पर पुलिस को कड़ी से कड़ी और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जैसा सुनने में आ रहा है, मेरे कुछ मित्र साथी वहाँ गए थे, पुलिस का वहाँ पर भी वही रवैया है। वहाँ पर लोगों को, उनके परिवार वालों को अंदर नहीं जाने दिया, और अभी तक वहाँ FIR दर्ज नहीं हुआ। 4 दिन के बाद आज जब वहाँ पर किसी माननीय विधायक जी वहाँ पहुँचे, उत्तर प्रदेश के लोनी के, मेरे सुनने में आया, और लोग वहाँ के लोग पहुँचे, और गुजर कम्युनिटी, चूँकि वो वैसला साहब गुजर कम्युनिटी से आते, वहाँ से कई लोग पहुँचे, वहाँ पे प्रेशर बना,
ऊपर से कहीं उनको फ़ोन आया होगा कि अब इस मामले को टेकअप करो, तब जाके ये FIR लिखा गया। मैं पुलिस से ये जानना चाहता हूँ, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, एक एडवोकेट होकर मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो मैं करता ही हूँ प्रैक्टिस, इन सब जगह सब फोरम के चला गया। अभी इधर बीच बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं कि पुलिस इनकॉम्पिटेंट अचानक से कैसे हो गई कुछ वर्षों में, कि वो कोई भी केस को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, और तब तक इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है जब तक उस पर लोग उग्र ना हो जाए, प्रेशर ना बने, कुछ अलग तरीके से घटनाएं ना हो। एक सामान्य व्यक्ति के हाथ में आज के डेट में नहीं है कि वो जाकर किसी भी क्राइम का, एक छोटी क्राइम हो या बड़ी क्राइम हो, तो रिपोर्टिंग करा सके। FIR लिखी नहीं जा रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है। पुलिस का खौफ बैठ चुका है लोगों के दिमाग में, थाने जाते हैं भगा दिए जाते हैं। खौफ तो नहीं कहेंगे साहब, आप इसको इस तरीके से कहिए कि पुलिस से डिस्ट्रस्ट, मतलब ये खौफ से ज़्यादा बुरा है कि लोगों पे से भरोसा उठ जाना। आज हम लोग का जो सोसाइटी है, सोसाइटी में हर तरीके के लोग हैं। हमें, आपको, हमारे जुडिशियल जो जजेस हैं, इवन पुलिस वाले जब सिविलियन होते हैं तो हर किसी को कभी न कभी पुलिस की आवश्यकता पड़ती है, और वो जो काम कर रहे हैं वाकई में बहुत सराहनीय काम जो उनको सौंपा गया है। लेकिन जिस तरीके से कर रहे हैं, कुछ भाई तो उसमें ऐसे हैं पुलिस वाले, मैं मिला हूँ उनसे, मेरे दोस्त के फादर हैं, मेरे कुछ दोस्त भी अच्छे अधिकारी IAS IPS, इवन कुछ आपके IO भी बने हैं जो SI रैंक के ऑफिसर हैं। मैं उन लोग से मिलता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो कुछ कंसिडरेशन लेकर, कुछ फ़ायदा पैसे को लेकर, प्रमोशन को लेकर या व्यक्तिगत संबंध को लेकर जो अपने ड्यूटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। इससे पूरी की पूरी पुलिसिया व्यवस्था पर, पुलिस की छवि पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, जिसकी जिम्मेदारी एक वकील को और पुलिस दोनों की बनती है। क्योंकि अगर लोगों को सिस्टम पे भरोसा नहीं होगा तो लोग सिस्टम के पास आएंगे क्यों? तो पुलिस को, मुझे लगता है पुलिस रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। जो 2006 में, मैं एक अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि 2006 में एक प्रकाश सिंह का, जो ex-DGP उत्तर प्रदेश के, बहुत अच्छे तरीके से वेल रिफाइंड जजमेंट जो बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ उसके ऊपर दिया है जजमेंट, उसके ऊपर कुछ गाइडलाइन इशू की, उस पर रेगुलेशन बनाने की बात कही गई। लेकिन आज तक दुखद है कि 2006 और कहाँ 2020। मोदी जी ने भी कई बार इस चीज़ के ऊपर बात किया कि करेंगे, लेकिन मोदी जी के आते ही साथ जो प्रॉमिस थी वो हवा में चली गई। और अमित शाह तो कह ही चुके कि वो चुनावी जुमले थे। अगर वो चुनावी जुमले थे तब भी मैं बता देना चाहता हूँ आप PKD न्यूज़ के माध्यम से कि 2006 का जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था वो नहीं फॉलो किया गया। वो अपने आप में एक कंटेम्प्ट है, और इसके ऊपर हम बहुत जल्दी कंटेम्प्ट पिटिशन भी फाइल करने वाले हैं कि जो हमारी पुलिस है उसको रिफॉर्म की ज़रूरत है। क्योंकि अच्छे लोग जाते हैं पुलिस में, ऐसा क्या होता है कि कुछ साल के बाद उसी का हिस्सा बन जाते हैं और उसी पैटर्न में काम करते हैं। इसका मतलब हमारा सिस्टम में कोई ऐसा दीमक लग गया है जो सिस्टम को खाया जा रहा है, और जो लोग आ रहे हैं उससे भी वो लोग अफेक्ट हो जा रहे हैं। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई। और हमारे जैसे लोग और भी लोग हैं, मैं आप सब लोग से अपील करूँगा कि आप आइए, आगे बढ़िए। हम लोग जंतर मंतर पे हर महीने कुछ प्रोग्राम करने की एक योजना बना रहे हैं कि लोगों को सेंसिटाइज़ किया जाए। सिर्फ कड़े कानून बना लेना, पुलिस को दोष देना, नेताओं को दोष देने से नहीं चलेगा। हम अपना व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझें। आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। आप सेक्शन 36-37 में अगर आप जाएंगे CRPC में, तो उसका जो हेडिंग कहता है एड टू मैजिस्ट्रेट एंड द पुलिस ऑफिसर्स। अगर कहीं पे भी कोई घटनाएं घटती हैं और आपके जानकारी में है तो आप स्वतः जाके संज्ञान दे सकते हैं पुलिस को और मजिस्ट्रेट को या किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। अगर नहीं देते हैं तो IPC में उसके लिए भी आपको पनिशमेंट हो सकता है, जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होगा। सेक्शन 176 ऑफ IPC, उसमें अगर आप देखते हैं कि कोई घटना घटी और आप वहाँ चश्मदीद हैं, अगर आप नहीं देते हैं तो आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोगों से अपील है कि आप अपना ड्यूटी समझिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए और देश को बचाने के लिए, क्योंकि देश हमसे आपसे बना है, तो आप अपनी जिम्मेदारी समझिए और इस सोसाइटी को बचाने के लिए, सोसाइटी को आदर्श सोसाइटी बनाने के रास्ते में हमसे जुड़िए और हम सब लोग मिलके अपने सोसाइटी के लिए खुद ही संज्ञान लें। धन्यवाद। तो आज हमने बात की मिथिलेश जायसवाल जी से, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, बहुत जाने माने एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवोकेट हैं। इसको फिर से कर लीजिए, ये गड़बड़ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोलिएगा, ऐसे नहीं गड़बड़ हो। और उसके बाद लास्ट में एक मुझे बोलना था, रिप्रेजेंटेशन 1-2 मिनट का है जो मैंने फैक्ट लिख के लाया हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप उस पर लिख लीजिए कि महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है
मैं पीकेडी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके माध्यम से मैं अपने छोटे कुछ बात रखना चाहता हूँ कि जो अभी हाथरस की घटनाएं घटी, अगर हम मान लें कि वहाँ पर अगर डीजीपी कोई महिला होती तो वहाँ का क्या इस तरीके का जो देखने को मिल रहा है, एविडेंस को जला दिया गया, उसकी बॉडी को जिस बर्बर तरीके से, और उसके बाद की जो घटनाएं हुई पीड़ित परिवार के साथ जो बदसलूकी हुई, वीडियो वायरल हो रहा है। मैं उस वीडियो का कोई ये नहीं कहता कि वो कितनी सच्चाई है, लेकिन अगर उसमें थोड़ी भी सच्चाई है, अगर ऐसा हो रहा है कि वहाँ पर डीएम साहब या जो पुलिस अधिकारी हैं वो पैर से मार रहे हैं गरीब, तो ये बहुत दुखद है। अब मैं इसके ऊपर कुछ फैक्ट आपको बोलना चाहता हूँ। आप ये समझिए कि हमारे देश को आज़ाद हुए आज 1947 से लेके इतना, आप देखिए कितने साल हो गए। उसके बाद आप फैक्ट